हर हर महादेव। प्यारे साथियों, आज इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देवों में महादेव तथा माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी करें। आप बहुत जल्द नौकरी पाएं, सिलेक्शन पाएं। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग 6/10/2022 को आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि विष्णु क्या है। विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में यक्ष रन बनाए। कितने रन बनाए? यक्ष रन बनाए। कह रहा है ये रन बनाने के बाद जितना रन उन्होंने बनाया 10वीं पारी में, उसके बाद उसके प्रति पारी औसत में 8 रन की वृद्धि हुई। यदि नया औसत 28 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, जो 10वीं पारी में रन बनाया गया था उसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको ट्रिक से कैसे लगाते हैं और बेसिक। तो पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं, फिर बेसिक बताता हूं, ताकि कभी भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। चलिए देखिए, आप देखो 10 पारी खेला, इसका मतलब इसके पहले कितनी पारी खेला होगा? 9 पारी खेला। कितनी पारी खेला होगा? 9 पारी। और 9 पारी में वो औसत 8-8 रन बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? पीछे कितना रन बनाया? 8-8 रन बढ़ाया। तो 9-8 72 रन उसने पीछे की सभी पारियों में बढ़ा दिया। 8-8 रन पीछे की सभी पारियों में बढ़ाया। औसत मतलब समान रूप से वृद्धि, यानी प्रत्येक 9 पारियों में 8-8 रन बढ़ाया। तो 8-9 72 रन पीछे की पारियों को दिया। अब 10वीं पारी जब वो खेला तो उसका नया औसत 28 हुआ, यानी अब एवरेज जो औसत है 10 पारियों का 28 रन है। तो अब 28 रन और जोड़ देने से 8 2 10 7 2 9 1 10, यानी नया रन जो था उसका, यानी 10वीं पारी में वो 100 रन बनाया। यानी 28 तो औसत रहा, पीछे की पारियों में 8-8 रन के हिसाब से 9 पारियों में 72 रन दिया, तो कुल उसका 100 रन बना। यानी 10वीं पारी में जब वो 100 रन बनाएगा तभी 28 औसत होगा। यह बातें समझ में आ गई। इस प्रकार से इसे आप सोच कर हल कर सकते हैं। चलो मैं आपको बेसिक समझाता हूं। माना उसके पारी ऐसे कहिए, देखिए 10वीं पारी में उसने x रन बनाया, ठीक है। अब देखो उसका नया औसत कितना है? 20 और 28। उसका पिछला औसत कितना रहा होगा? 20 रहा होगा। पीछे के औसत कितने रहे? 20 रहे। अब ये बताओ, पीछे की कितनी पारियां हैं जिसमें औसत 20 है? 9 पारियां हैं, तो 9 दूनी 18 यानी 180 रन पीछे की पारी में बनाया। 180 रन पिछली सभी पारियों को जोड़कर बनाया। अब इसमें x रन और बढ़ा दिया, जिससे उसका नया योग आएगा कितना? 28 गुणे में 10। ये 28 गुणे 10 क्यों लिखा गया? क्योंकि औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या, और अगर हमें योग निकालना है तो संख्या को लाकर गुणा कर देंगे। संख्या गुणे औसत बराबर योग, तब ये जाकर 10 पारियों का योग हो जाएगा। ये 9 पारी प्लस 10वीं पारी बराबर 10 पारियों के रनों का योग। यहां देखेंगे तो 280 और 180 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 180। x का मान आ जाएगा 280 माइनस 100 बराबर 180 माइनस बराबर 100 हो जाएगा। यानी 10वीं पारी में जो यक्ष रन बनाया है वो कितना रन है? 100 रन है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो दोनों तरीके से बहुत आसान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 62 और 30 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 62 और 30 का। तो देखिए कितना आसान होगा 62 और 30 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। ध्यान दीजिए,
62 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात करना है तो आपको काटना है 2 से विभाजित। 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 15 में 30। अब विभाजित और किसी संख्या से हो रहा नहीं, क्योंकि यह सहभाज्य संख्या है, तो इन्हीं सब का आपस में गुणनफल एलसीएम होगा। 2 गुणे में 31 गुणे में 15, 15 दूनी 30 और 30 गुणे में 31, 31 तिया 93 के साथ एक जीरो लगाकर एलसीएम बना देंगे, यानी इस संख्या का एलसीएम क्या होगा, 930 होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप सभी को पता है कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो ध्यान रहे आपको कुछ इस प्रकार से अपने कैरियर के बारे में विचार करना है कि बहुत जल्द हमें नौकरी मिल जाए। समझ रहे हैं, क्योंकि आज के इस समय में नौकरी पाना बहुत कठिन हो गया है। नौकरियां कम होती जा रही हैं, इसलिए आप मेहनत करें और नौकरी पा जाएं और अपने जीवन को सेटल कर लें, अच्छे से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर लें। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि त्रिभुज एबीसी, क्या है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज दिया गया है एबीसी है, त्रिभुज ए बी और सी है। इसमें कह रहा एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है, कोण ए को समद्विभाजित करता है कौन, डी, कहता है और डी बीसी पर स्थित एक बिंदु, देखो बीसी पर स्थित बिंदु एक डी है, यदि AC बराबर 4.2 हो, AC बराबर 4.2 सेंटीमीटर और BD 4 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, ये पूरा 7, तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। कह रहा कि AB का मान यानी इसका मान ज्ञात करना। तो आपको मैं समरूपता का नियम बताया हूं कि एक कोण बराबर है, एक कोण, देखिए ये कोण बराबर है, समझ गए, और ये दोनों कोण समद्विभाजित का मतलब क्या है, समद्विभाजित का मतलब दो कोण बराबर, एक कोण ये और एक कोण ये, एक कोण ये, देखो दो कोण समान है और एक भुजा समान है। एंगल साइड एंगल का नियम आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसे साइड, एक साइड कॉमन है और एक कोण ये दोनों आपस में बराबर, ये कोण आपस में एक, तो समरूप त्रिभुज का नियम लग जाएगा। तो यहां पर नियम क्या लग जाएगा, AB बटे में AC बराबर में, आप AB लिए हैं तो इसे आपको लेना होगा DB या BD बटे में DC लेना होगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, ये आपको याद रखना है। अब AB का मान ज्ञात करना है, रहने दीजिए, AC का मान 4.2 है बराबर BD का मान है 4 बटे में और इसका मान है 3। तो चलिए 4 बटे 3 को यहाँ लाइए, 4.3 को वहां ले जाए, 2 को वहां ले जाइए, यक्स का मान है, यहाँ देखो 14 तिया 42 यानी 1.4, 14 चौका 56 यानी 5.6 और 5.6 सेंटीमीटर उस भुजा की लंबाई होगी। कितना आसान है बताओ, समझ में आया, एकदम सेटअप है, सेटअप के आधार पर आप लगा सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक दुकानदार, देखिए कहता है कि एक दुकानदार ग्राहकों के लिए 2 योजनाएं अर्थात या तो 30% और 20% की क्रमिक छूट ले ले, या आप लगातार 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट ले लें, या फिर 2 खरीदें एक फ्री पाएं, 2 खरीदें एक फ्री पाएं, वो वाला नियम है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, 2 फेयर लवली खरीदेंगे, एक फेयर लवली आपको क्या मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो वही कह रहा है, या दो शर्ट खरीदेंगे, एक शर्ट आपको फ्री मिल जाएगा, है कि नहीं। अब दुकानों पे लिखा होता है 1 बाई वन गेट 1 फ्री, यानी एक खरीदें एक फ्री पाएं, और यहाँ क्या लिखा है, बाई टू खरीदें और 1 गेट फ्री, यानी एक फ्री पाएं, 2 खरीदें और एक फ्री पाएं, यहां पर है। या फिर 30 और 20% की 2 क्रमिक छूटें आप लीजिए, कह रहा है। तो जो ये दोनों योजनाएं हैं, ये दी जाने वाली कुल वास्तविक प्रतिशत छूटों में धनात्मक अंतर कितना है, यानी दोनों छूटों में आपको अंतर बताना। बहुत अच्छा सा सवाल है, ध्यान दीजिए। अब दोनों में अंतर बताना है तो देखिए पहले आप इन दोनों छूटों को सरल कर लीजिए। माना कोई वस्तु 100 रुपए की है, मान लो 100 रुपए की कोई सामान है और इस पे छूट आप दे रहे हो 30% की छूट दे रहे हो तो 70 रुपए में बेच रहे हो, और फिर 20% की छूट दे रहे हो तो 80% में बेच रहे हो। अब देखो सरल कर लो,
तो 2 जीरो 2 जीरो 1 1 2 जीरो 56 रुपए में बिक रहा है। और छूट अगर देखेंगे तो छूट जो आपकी हो जाएगी वो 44% की हो जाएगी। 56 रुपए में बिक रहा है तो 44 रुपए ही तो छोड़ा जा रहा 100 रुपए में, तो 44%। एक दूसरा नियम है प्लस माइनस x प्लस माइनस y से भी इसे लगा सकते हैं। बात समझ गए ना? 30 प्लस 20 छूट है ना, तो 30 माइनस ऐसे देखो, यहां मैं बता दे रहा हूं, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x y बटे 100 वाले नियम से लगा सकते। माइनस 30 और माइनस 20 प्लस में 30 गुणे में 20 बटे में 100 वाला नियम लगा सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 30 और 20 50 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 प्लस घट जाएगा तो 44 तब भी आ जाएगा। ये भी नियम आप लगा सकते हो, ये भी सही है, मर्जी आपकी है। अब देखो उसके बाद 2 खरीदें 1 मुफ्त पाएं, यानी 100 रुपए के सामान मतलब 200 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, साथ में 100 रुपया और पा रहे हैं, यानी 300 रुपए का सामान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? 300 रुपए का सामान पाए कि नहीं पाए आप? लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें आप 100 रुपए का फायदा पा रहे हैं, यानी 100 रुपए की छूट हो रही है आपकी। 200 रुपया तो दे रहे हैं, 300 रुपए का सामान खरीद के क्या रुपया दे रहे हैं? 200 रुपया तो दे रहे हैं, तो 100 रुपया का छूट हो रही कि नहीं हो रही है? बताओ, बोलो कि नहीं बोलो? बोलो भाई, हाँ कहो, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ 100 रुपए की छूट हुई कि नहीं हुई? 100 रुपए की छूट हुई। और सामान आप कितना का लिए हैं? 300, या वो दिया कितने का? 300, और गुणे में 100, तो छूट बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, और यहां देखो 100 बटे में 3% की छूट यहां पर हुई है, ऐसे समझ लिए। अब देखो इन दोनों में अंतर कितना है ये आपको देखकर वही उत्तर बताना है। बात समझ में आया? तो चलो देखो मैं हल करता हूं। 44 माइनस 100 बटे में 3 की छूट हुई। अब यही दोनों का अंतर सवाल का उत्तर है। तो 44 तिया कितना होता भैया? 132, 3 चौके 12 के 2, 3 चौक 12 1 13, 132 माइनस 100 बटे में 3, तो आएगा कितना? 32। बात समझ गए ना? 32 बटे में 3, तो 3 दहा में 30, 30 2 32, 10 सही 2/3% की छूट जहां भी कहीं हो, 10 सही 2/3% की छूट जहां कहीं हो, सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी 10 सही 2/3% की छूट आपने करवा ली है। अंतर देखना था, अंतर। बात समझ में आ गया ना? तो चलो समझ में आया हो तो ठोको ताली। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला देखो, इमोजी सेंड कर देना भैया, लाइक कर देना। आज महाशिवरात्रि का दिन है। बात समझ रहे हैं? भगवान शिव देवों में महादेव हैं, देवों में महादेव, महादेव का दिन है आज। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 9 गुनी हो जाएगी। तो ध्यान दो, सवाल को लगाना है, बहुत आसान है। एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, तो आपको लिखना है 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी लिखना है। एकदम ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। कह रहा है तो कितने वर्षों में? x वर्षों में या t वर्षों में? t वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है, ये 3 है तो इसको 3 के गुणज में बना देना। तो भैया 3 त्रिक का 9। अब जो इसमें समय घात दिया इसके समय से गुणा करा देंगे। 10 गुणे में 2 बराबर में 20 वर्ष में। 20 कितना भैया? 20 वर्ष में सवाल का उत्तर। एकदम आसान। बोलो समझ में आ गया ना? क्लियर हो जाएगा ना? काल भी क्या करेगा? काल भी क्या करेगा? उसका काल भी क्या करेगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? उस व्यक्ति का या उस मानव का काल भी कुछ नहीं कर सकता जो भक्त हो महादेव का। बात समझ रहे हैं? यानी महाकाल का। जो भक्त है किसका? महाकाल का। इसलिए आज महाशिवरात्रि है, तन मन धन से पढ़ते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त के 14 गुना के बराबर है। अब देखो क्या दिया है? एलसीएम, LCM और HCF। HCF माना x है तो एलसीएम क्या है? 14x है, यानी 14 गुना के बराबर है कि नहीं? एलसीएम HCF के 14 गुना के बराबर है। यदि एक संख्या 36, यानी पहली संख्या क्या दिया? 36
कह रहा और उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योग 270, इनको जोड़ो 14x, सीधे लिख लो भैया 14 1 15x बराबर 270 के। तो भैया 15 से भाग दे देना जरा, x का मान आ जाएगा 15 एकन 15 12 12 मतलब 15 12 27 12 15 अट्ठे 120 15 अट्ठे 120 यानी x का मान 18 आ गया। कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब आपको एक सूत्र में बताता हूं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। याद रख लो, पहली संख्या, मैं सूत्र आपको लिख दे रहा हूं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा, लासा गुणे में मासा, लासा गुणे में मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब देखो पहली संख्या क्या है 36, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। लासा देखो क्या है भैया 18 है कि नहीं x का मान, अरे मासा 18 है कि नहीं है, मासा 18 है। और लासा क्या होगा 14 गुणे में 8 18, 14 गुणे में 18 होगा। अब ध्यान दो ये 36 गुणे में है, 36 बटे में आ गया, 18 दूनी 36, 2 सत्ते 14, यहाँ क्वेश्चन मार्क यानी दूसरी संख्या, और 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 7 बटे 56 के 6 हासिल 5 7 एकन 7 5 12 यानी 126, यानी दूसरी संख्या 126 है और आपका सवाल का उत्तर है। एकदम याद रखो, गणित में आपको सूत्र याद रखना है, तरीका मैं समझाता हुआ चल रहा हूं, ध्यान रहे, बात समझ में आ जाएगा ना। तो नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत तेजी से आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। किससे विभाजिता 11 से, 11 से विभाजिता आपको बताना है। तो 11 के विभाजिता का नियम आपको याद रखना है। विभाजिता का नियम 2 से 11 तक याद रखना है। इसके बाद की जो सभी संख्याएं हैं उनका विभाजिता हम जोड़ जोड़ कर करते हैं। जैसे हमें 77 के विभाजिता चेक करना है तो 11 सते 77, हमें 42 से विभाजिता चेक करना है तो 6 सते 42, हमें 88 से विभाजिता चेक करना है तो 11 आठे 88, यानी जिस संख्या में 11 और 8 दोनों का नियम लगेगा वही संख्या 11 से विभाजित होगी। यहाँ पर हमें 11 से विभाजिता चेक करना है तो 11 के विभाजिता का नियम एक लाइन में मैं लिखता हूँ जिसे आपको याद रखना है। देखो देखो दी गई संख्या, दी गई बड़ी से बड़ी संख्या तभी विभाजित होगी जब एकांतर, आप सीधा लिखिए, एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, क्या हो, गुणज हो, तभी वह संख्या क्या होगी 11 से विभाजित। एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर, एकांतर क्रम में जैसे इन्हें देखो, ऐसे इन्हें आपको क्या करना है, जोड़ना है, फिर इन्हें आपको जोड़ना है, इन्हें आपको जोड़ना है, फिर देखना है ये 0 है या 11 का कोई पहाड़ा में आ रहा है। तो चलो मैं करता हूं, 3 9 12, 9 3 12, 12 3 15, 12 देखो 9 3 12 3 15, 15 7 22, 15 7 22 4 26, 26 1 27 7 34, 34 2 34 जो 2 36, 36 4 40 1 41 41। अगली संख्या 2 6 2 8, 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 17 5 22, 22 6 28, 28 2 30, 28 4 32, 32 32 9 41, 41 3, 41 3 44। क्या ये दोनों का अंतर 0 आ पा रहा? नहीं भैया, इन दोनों का अंतर 3 आ रहा। क्या 11 का गुणज है? नहीं, यानी ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो यहां पर चलो चलते हैं, 8 6 14, 14 5 19, 19 5 23, 23 5 28, 28 6 34, 34 34 4 38, 38 और 9 9 8 17, 47 47 3 50,
ठीक है ना। अब चलते हैं, 9 3 12, 12 7 19, 19 3 19 4 23, 23 1 24, 24 7 31, 31 और 31 2 33, 33 5, 33 5 बताइए कितना होगा, 38, 33 5 38, और इन दोनों का अंतर क्या रहा, 12। क्या 11 से कटेगा, नहीं। चलो आगे चलते हैं, 5 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 7 24, 24 4 28, 28 1 29, 29 7, 9 7 16, 36, 36 37 38, 38 और 5, 38 5 43, 38 5 8 5 43, 6 1 7, 7 5 12, 7 5 12, 12 4 16 है ना, 6 1 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, 1 21, 21 6 27, 27 4 31, 31 और 31 9, 40 3 43। देखो दोनों का अंतर 0 हो गया, फिट है। यही संख्या आपका सवाल का उत्तर है, यही सवाल का आपके क्या है, प्रश्न का उत्तर है, यही प्रश्न के उत्तर हैं। पता चल गया कि नहीं पता चल गया। देखो हमने अभी आपको समझाया, भाई थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्यों, क्योंकि नियम यही कहता है। बड़ा संख्या दिया है, प्रश्न पूछा है, तो लगाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, कह रहा यदि किसी विशिष्ट आंकड़ों का माध्य, क्या कहता है, यदि किसी विशिष्ट आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 12 और 21 है, तो अनुभाविक संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपके अभी हाल ही में एएलपी के परीक्षा में, यानी रेलवे की जो ट्रेन ड्राइवर का परीक्षा होता है, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें भी इस टाइप का प्रश्न पूछा था। आपके ग्रुप डी की परीक्षा में भी पूछा है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखने की जरूरत है क्या, सूत्र। वो सूत्र क्या है आपको याद रखना है, तो सूत्र याद है, वो संबंध याद रखना। वो संबंध क्या है, बहुलक। वह संबंध है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे क्या, माध्यिका, माध्यिका -2 माध्य। आपको यह याद रखना है, बात समझ गए ना। तो आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यिका, यह संबंध आपको याद रखना। भैया एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, इस पर सवाल पूछा जा रहा है, पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, याद रख लो। चलो देखो क्या दिया है, ये 12 क्या दिया है, माध्य दिया है। 21 क्या दिया है, तो बहुलक दिया है। तो 21 के पास रख लो बहुलक, और बराबर में 3 गुणे माध्यिका आपको ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करना है, कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। -2 गुणे माध्य कितना है, 12, 12 है कि नहीं माध्य, तो 12 दूनी 24, इधर चलाएगा 24, तो भैया 4 1 5 और 2 2 4 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका। अब ध्यान दीजिए 3 गुणे में है, 3 बटे में, तो 3 1 3 15 में 45, यानी 15 3 45, तो माध्यिका कितनी आ जाएगी, 15 आएगी। बताओ आया कि नहीं आया, सवाल का उत्तर बोलो। अगर समझ में आया हो तो पक्का है एक बार महादेव लिखकर, हर हर महादेव या जय महाकाल जरूर लिखकर आप मैसेज सेंड करेंगे। एक हर हर महादेव या जय महाकाल जरूर लिखकर आप सेंड करेंगे। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु, एक पिता और पुत्र की आयु के बीच में अंतर 35 वर्ष है। एक पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर 35 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 2 गुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, यही आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, एक पिता और पुत्र की आयु के बीच में अंतर कितना, 35 वर्ष है। तो मैं ले लेता हूं पिता और एक ले लेता हूं पुत्र, दोनों में अंतर 35 वर्ष है, तो मान लेते हैं पुत्र x साल का, तो पिता कितने का होगा, x + 35 साल का। पापा बड़ा होगा कि नहीं, पापा बड़ा होता कि पुत्र बड़ा होता, भैया पुत्र बड़ा होता। अरे गधा मारे जाओगे, पापा बड़ा होता है, 35 साल बड़ा है पापा, बात समझ रहे हैं ना, पिता बड़ा होता है, गधा हो वो आपका जो पद होता है, पद ए छोटा लड़का भी चाचा कहलाता है, दादा कहलाता है, वो पद की बात नहीं कर रहे हैं। पद तो बहुत सारे लोग अभी जो पैदा नहीं हुए वो भी आपके चाचा लगेंगे, दादा लगेंगे, उसको क्या करोगे, उसको मत लेना भैया, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। पिता है पुत्र अगर यक्ष है तो पिता कितने का होगा, 35 साल प्लस, यानी बड़ा होगा। अब देखो कह रहा कि अब से 5 वर्ष बाद, भैया 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद की बात करोगे तो x प्लस 35 प्लस में 5 और यहां भी x प्लस 5 कर दो। कह रहा पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी, पुत्र की आयु में 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, हल कर देंगे। x प्लस 35 5 40 और यहां देखो 2 एकन 2, x प्लस में 2 पंचे 10, 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां रह जाएगा x और यहां 40 माइनस 10 बराबर 30। सवाल का उत्तर हो जाएगा। पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु x है और x का मान आपने निकाला है 30 वर्ष। सवाल का उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 2। बोलो समझ में आया? समझ में आया हो तो पक्का है एक महाकाल के नाम से मैसेज जरूर होना चाहिए। एक महाकाल के नाम से यानी महाकाल, देवों के महादेव, देवों के महादेव यानी महाकाल, जिनका नाम महादेव है, शंभु है। बात समझ रहे हैं? शंभु। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। देखेंगे क्या कहता है। देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कह रहा है अरुणा ने 25 रुपए में 8 की दर से केले खरीदे। 25 रुपए में 8 की दर से केले खरीदे। ये बताओ भैया, 25 रुपया में 8 केला खरीद लिया और 20 रुपए में 6 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे प्रश्नों के लिए भिन्न में लगता है, लेकिन आप एक केला खरीदो, एक केला बेचो, एक केला खरीदो, एक केला बेचो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? एक केला खरीदो, एक केला बेचो। देखो 25 रुपए में 8 केला, तो एक केला कितने में? 25 रुपया बटे 8 रुपए में ये खरीदा है। तो चाहे इसे आप थोड़ा सरल कर लो या फिर ऐसे रहने दो। और 20 रुपए में 6 केला बेचा है, तो भैया ये विक्रय है, ये क्रय है, ये विक्रय है, ये क्रय है, ये विक्रय है। तो जरा देख लेना, 8 से काट सकते हो, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 1 25, दशमलव 8 1 8 2 10, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40। यहाँ देखो, यहाँ नहीं कटने वाला है। एक काम कर लेना, ऐसा कर लेना। चलो ठीक है, बात ये सही है, जो भी लाया आपने सही किया है। नहीं तो आप ऐसे करना, देखो सीधा सीधा कि भैया 25 बटे 8 रुपए में खरीदा है, तो ये खरीदा है, ये बेचा है, तो विक्रय, विक्रय माइनस क्रय, 25 बटे में 8 और बटे में क्रय, बटे में क्रय और गुणे में 100। सवाल का उत्तर। अगर ये माइनस में आ गया तो हानि हुई, अगर ये प्लस में आ गया तो लाभ हुआ, क्योंकि विक्रय माइनस क्रय ये दोनों आपस में खुद बता देंगे। तो चलो देखो, 8 दूनी 16, 160। चलो मैं यहीं पर हल कर दे रहा हूं। 8 दूनी 16, 160, 25 छक्का 150 यानी 150, 8 दूनी 16, 25 छक्का 150, 160 माइनस 150 बराबर 10 यानी लाभ हो रहा है। और बटे में 6 गुणे में 8, और ये देखो 25 बटे 8, 8 बटे 25 हो गया, और गुणे में क्या है 100। देखो 8 से 8 कट गया, 25 चौका 100 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 10 दूनी 20 बटा 3, 3 छक 18, 6 सही 2 बटा 3 प्रतिशत का, 6 सही 2 बटा 3 प्रतिशत का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। सवाल का उत्तर हो जाए। क्या ये बातें समझ में आ गई? यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो पक्का है एक लाइक बनता है महादेव के इस दिन पर, और वीडियो अगर बहुत अच्छा समझ में आया हो तो एक मैसेज जरूर बनता है, हर हर महादेव या जय महाकाल या हर हर शंभु या ओम नमः शिवाय, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार आज के इस वीडियो पर। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो पक्का लाइक जरूर कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटा भी दबा दें, यानी बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या बोला जाए, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, हर हर महादेव।